नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत करने से पहले समाचार चैनल वालों को एक सुझाव है कि राष्ट्रीय उपलब्धि और राष्ट्रीय शर्म में फर्क करें। मैं अपनी गाड़ी में आ रहा था तो समाचार पर आया कि भारत के प्रधानमंत्री ने आज 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने को राष्ट्रीय उपलब्धि बताया। मैं जब से सुना हूं तब से सर झुकाने का मन कर रहा है, उठ ही नहीं रहा सर मेरा। फर्क ही नहीं पता चल रहा है हमारे प्रधानमंत्री को अगर उन्होंने ऐसा बात कहा है तो, क्योंकि राष्ट्रीय शर्म क्या होता है और राष्ट्रीय उपलब्धि क्या होती है शायद ये मेरे प्रधानमंत्री को पता नहीं है। और अगर उनको पता होगा तो हमारे चैनल वाले उनको पता होने नहीं देते, क्योंकि हमारे भोजपुरी में कहावत है कि थोर के लिए गांधी जी ढेर के लस लोगावा, मतलब थोड़ा बहुत गांधी जी के थे, बाकी लोगों ने हवा बना दिया। 140 करोड़ की आबादी में अगर 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने भर की स्थिति है, मतलब उनकी स्थिति इतनी खराब है कि वो 2 जून की रोटी नहीं कमा पाते हैं, तो यह राष्ट्रीय शर्म की बात है। और अगर उनकी स्थिति यह है कि वो 2 जून की रोटी कमा सकते हैं लेकिन हम सिर्फ अपने वोट बैंक के लालच में उसको बनाए रख रहे हैं, यह भी राष्ट्रीय शर्म की बात है। क्योंकि यह किसी भी सरकार के लिए यह उपलब्धि की बात नहीं होगी कि 75 साल के स्वतंत्रता के बाद भी हम अपने लोगों को 75% लोगों को राशन मुहैया कराने की दावेदारी सार्वजनिक कर रहे हैं। यह राष्ट्रीय शर्म की बात है। इसका शुभारंभ हुआ कोरोना काल में। कोरोना काल में सब कुछ बंद हो गया था। गवर्नमेंट के हेड होने के नाते देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय हमारे शहरसुल प्रधानमंत्री की विशाल हृदय को मैं सलाम करता हूं। आपने लोगों को राशन देना शुरू किया कि लोग जो कमाई नहीं हो रही है, काम धाम सब बंद है, तो भाई कहां से लोग सर्वाइव करेंगे, कैसे भोजन करेंगे। तो सरकार होने के नाते आपने दिया, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब कोरोना का प्रकोप मन, मस्तिष्क और अर्थव्यवस्था से ही समाप्त हो चुका है। नई साल जो अंग्रेजों वाली नई साल है उसको मनाने के लिए हिमाचल के बहुत किलोमीटर दूर तक रास्ते में जगह नहीं था गाड़ी खड़ा करने के लिए, इतने लोग वहां गए हैं। दिल्ली के ठेकों की जो बिक्री हुई है शराब की, उतना शराब लोग बहवा दिए, उतना डकार गए जितने में 80 करोड़ लोगों के राशन की व्यवस्था हो सकती थी। इतनी ज्यादा अयासी वाले देश में भी 81 करोड़ लोग अगर मुफ्त में राशन सिर्फ इस बात के लिए ले रहे हैं कि उनको वोट बैंक के लिए देते रहना मजबूरी है, तो यह राष्ट्रीय शर्म की बात है, राष्ट्रीय उपलब्धि की बात नहीं है। मतलब मुफ्त का राशन भी आरक्षण की तरह से अब आजीवन चलता रहेगा टैक्स पेयर के पैसे से। अब मैं मान लो कि मेरे को मुफ्त में बिजली मिल रहा है, मुफ्त में पैसा मिल रहा है, मुफ्त में इलाज मिल रहा है और भोजन भी मुफ्त में मिल रहा है, तो मैं काम क्यों करूंगा? क्या जरूरत पड़ी है मुझे काम करने की? काम तो आदमी तभी न करता है जब उसको पता चलता है कि यार काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। पहले कहा जाता था ना, काम दाम हो रहा है, लोग कहते यार नहीं काम करेंगे तो खाएंगे क्या। अब आज स्थिति है कि काम क्यों करोगे, खाने के लिए तो सरकार दे रही है, तो फिर काम क्यों करेंगे। और अगर आदमी काम नहीं करेगा तो ये जो आपका $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की सपना वो कैसे साकार होगी। मतलब आपका उद्देश्य उसी तरह से है अनुत्तरित प्रश्न की पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा। मतलब एक प्रश्न आज तक कहा जाता ना कि ये बताओ कि पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा। लोग कहेंगे पहले अंडा हुई तो दिया किसने? पहले मुर्गी हुई तो अंडा मुर्गी निकली कहां से? प्रश्न बनता है ना कि भाई पहले मुर्गी हुआ कि पहले अंडा हुआ। अब कहेंगे यार ये कौन से बात है, अंडा हुआ था तो अंडा हुआ तो अंडा को किसने दिया? मुर्गी अंडा देती है ना। बोला ना अभी याद आ गया पहले मुर्गी हुई थी तो मुर्गी निकली कहां से? मुर्गी तो अंडे में से निकलती है ना। तो पहले कौन हुआ? वही नरेंद्र मोदी की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का होने वाला है कि पता नहीं चला कि पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा हुआ। अगर आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ से अपने आप को ले जाना चाहते हैं, देश को आप पहुंचाना चाहते हैं और 81 करोड़ लोगों को के काम करने की वैधता को खत्म कर दे रहे हैं, तो कहां से हो पाएगा। पहले ही हमारा कृषि और कामगारों के बीच में एक असंतुलन हो गया मनरेगा के माध्यम से। मनरेगा के माध्यम से जब से हमने वोट बैंक के वजह से कुछ निश्चित दिन तक रोजगार देने की मजबूरी बना दिया, कामगार कहते हैं कि हमको काम करने की क्या जरूरत है। आदरणीय प्रेमचंद दीदी जी को सादर प्रणाम। कामगार कहते हैं कि मनरेगा के माध्यम से हमको एक निश्चित दिन तक निश्चित दिहाड़ी मिलेगी, मैं सोऊंगा आराम से, महुआ पी करके गिरा हुआ है।
खेती के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, किसानी चौपट हो रही है, और वो जो लोग जो खेती में काम में आ रहे थे वो मनरेगा में मजे काट रहे हैं। कोई सड़क बना रहा है, कुछ बना रहा है, वो भी विकास का काम नहीं हो रहा है। कहीं कुछ कुछ करके, मतलब किसी न किसी मजबूरी में कहीं मैदान का घास कटवाए जा रहे थे, कहीं स्कूल की सफाई करवाए जा रहे, ऐसे ऐसे काम रहे, क्योंकि गांव शहर में तो कोई उद्योग है नहीं जो मनरेगा के माध्यम से उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो सरकार की योजनाएं जो कुछ निश्चित अवधि के लिए कुछ सहारा देने के लिए होती है वो परमानेंट हो जाती है, तो फिर असहाय हो जाता है स्थिति उसको वापस करने में। आरक्षण में भी हुआ था, जब देश आजाद हुआ तो हुआ कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं पिछड़ी वर्ग के, उसको ध्यान रखा जाए कि पिछड़ी जाति शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। भीमराव अंबेडकर साहब ने जो उनका अक्षरशः मूल कॉपी है उसमें उन्होंने लिखा गया है कि द 10 ईयर सपोर्ट फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नॉट बैकवर्ड कास्ट। बट जब उसको बढ़ाया गया ना तो कास्ट की स्पेलिंग को, क्लास की स्पेलिंग को कास्ट से तब्दील किया गया, और आज 100% करने की मांग उठ गई है। 75% बिहार में हो ही गया है, 80-83% साउथ में हो ही गया है। मतलब वो आरक्षण की तरह से गले की घंटी बन जाएगी कि रामविलास पासवान जैसा अरबपति खरब आदमी, कितना अरबपति है उसको खुद ही पता नहीं है, अब वो आरक्षण का सहारा ले रहा है। मुलायम सिंह का परिवार जो हजारों करोड़ रुपया का संपत्ति रखने वाला है वो आरक्षण का सहारा ले। लालू परिवार वो एक अलग विषय है। मतलब जो चीज सरकारें कुछ दिन के लिए देती है वो मजबूरी में वापस नहीं लेती, क्योंकि आपके पास हिम्मत नहीं होता, आप इस हैसियत में नहीं होते। मुफ्त में राशन इसी दिशा में जा रहा है। मैं समाचार चैनलों को एक बार पुनः कहूंगा कि आप समाचार प्रस्तुत करते समय एक चीज का ध्यान रखें कि किसको राष्ट्रीय प्राउड कहा जाएगा और किसको राष्ट्रीय शेम कहा जाएगा। जो आप राष्ट्रीय उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किए, आज समाचार में बताया कि माननीय प्रधानमंत्री ने 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन को एक राष्ट्रीय उपलब्धि बताया है। मैं समझ रहा हूं कि यह राष्ट्रीय उपलब्धि नहीं, राष्ट्रीय शर्म की बात है कि 75 साल के लोकतंत्र के हो जाने के बाद भी, आजादी के, हम अभी तक ऐसे लोगों को राशन खुद 2 रोटी का खाने भर का इंतजाम नहीं कर सके, उनको इतनी सलाहियत नहीं दे सके। ये डूब मरने वाली बात है। हमको इस पर अफसोस है, हमको इस पर एतराज है। खैर, आज बात चुनाव के गठबंधन की। मित्रों, चुनावी गठबंधन करने से पहले एक बार पुनः समाचार चैनल को बताऊंगा कि समाचार चैनल पर अब सिर्फ मालदीव दिख रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप में एक फोटो शूट किया, देशी विदेशी दोनों भड़क गए। देश के भी कई लोगों ने कई तरह की ट्वीट किया, कई तरह की अनर्गल बातें की, मैं उस पर नहीं जा रहा। अब सभी चैनल पर मालदीव घुटने पाया, मालदीव घुटने पाया, घुटने पाया बताया जा रहा है। उधर मालदीव का राष्ट्रपति मस्त है, वो चीन में जाकर बहस कर रहा है, वो परवाह नहीं किया कि हो क्या रहा है, और खाना पूर्ति के लिए 3 मंत्री को सस्पेंड करके चीन चला गया, आपको भावे नहीं दिया, और समाचार चैनल में बकवास किए जा रहे हो। मित्रों, समाचार चैनल वालों को अपना चरित्र निर्माण पर विचार करना चाहिए, अपने क्रेडिबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए कि लोग आपको देखें, सुने, आपको महत्व दें। तो आज के पहले तक राम मंदिर निर्माण था, बहुत जरूरी था, लेकिन 24 घंटा में राम की कौन सी ईंट कहां बन गई, कौन सा कपड़ा कहां बन रहा है, कौन से पत्थर कहां बन रहा है, और राम मंदिर के अलावा कुछ नहीं था समाचार चैनल पर, और आज मालदीव के अलावा कुछ नहीं है। तो मैं बोलूं किस विषय पर? तब मैंने कहा कि गठबंधन पर कुछ दरारें आई है, उसी पर कुछ करते हैं, क्योंकि बाकी देश दुनिया में क्या हुआ इस बात की जानकारी नहीं है। और मालदीव पर मैं भी बोलूं तो फिर मेरे उस स्लोगन का क्या होगा कि आप इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाई बताई या सुनाई जाती है जो और चैनल पर होती नहीं है या होने नहीं दी जाती है। तो मैं जो विश्लेषण आपको बताने जा रहा हूं वो किसी भी चैनल पर नहीं हुई है, इसलिए आप सुनिए और अपना आशीर्वाद बनाइए, वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो जरूर मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि आपका सुझाव ही मेरा पारितोषिक है, आपका मार्गदर्शन ही मेरा हौसला है। मित्रों, आज कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी की प्राइमा फेसी पहला मीटिंग हुआ। अलग अलग मीटिंग का दौर चालू हो गया है, चुनाव सर पर है, लेकिन उस मीटिंग से आम जन कितना प्रभावित होगा, उस मीटिंग को आम जन जो मतदाता है मेरे जैसा, वो कितना उसको सीरियस लेगा, इस बात की 2-3 बानगी आपको बता देता हूं। नीतीश कुमार इस गठबंधन के मुख्य आदमी है, परिकल्पना नीतीश कुमार की थी। नीतीश कुमार ने बिहार के सीतामढ़ी से एक उम्मीदवार घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरा उम्मीदवार सीतामढ़ी से लड़ेगा। एक उन्होंने और राज्यों में भी घोषित कर दिया। उसी तरह से और पार्टियों ने अपने अपने कुछ उम्मीदवार घोषित कर दिए। केजरीवाल ने भी अपना एक उम्मीदवार घोषित कर दिया। और
अपने अपने उम्मीदवार को अपने अपने घर से घोषित करके गठबंधन पर चर्चा की बात हो रही है। अब मान लीजिए कि सीतामढ़ी गठबंधन में लालू प्रसाद के पास चला जाता है, या सीतामढ़ी गठबंधन में कांग्रेस के पास चला जाता है, या किसी और के पास चला जाता है, तो क्या वो घोषित उम्मीदवार को वापस लेंगे? तो फिर घोषित ही क्यों किया था? दबाव बनाने के लिए। समाजवादी पार्टी करे कि मुझे 80 सीट पर तैयारी है, बाकी आप विचार कर लीजिए, समझौते पर हम बात कर सकते हैं। वही बात हर राजनीतिक दल कर रहा है कि मेरी तो पूरा 550 550 सीट पर तैयारी है, आप अपनी बात कर लीजिए, गठबंधन बात कर सकते हैं। तो गठबंधन पर किस तरह की बात करेंगे? जब आप तैयारी है पूरे सीट पर कर लें तो लड़िए, और लड़ करके आपस में मरिए, मोदी को फ्री स्पेस दीजिए, वो बेचारा अपना अनकंटेस्टेड सरकार बनाए। अगर आपका उद्देश्य यही है कि आपस में लड़ना है, तो फिर ये रोज रोज टीवी वाला का फुटेज क्यों खा रहे हैं? हम जैसों को और समाचार सुनने का विकल्प क्यों नहीं दे? क्योंकि जब आपका बैठक होता है, समाचार वाले कैमरा लेकर के आपके पास चले जाते हैं कि आज बैठक हुआ। 2-3 उदाहरण दो, क्योंकि ये इतने महत्वपूर्ण लोग ही नहीं कि इन पर कोई ज्यादा फुटेज खर्चा किया जाए। केजरीवाल ने समाचार में कहा, समाचार में आया कि पंजाब में जिस तरह से लोग खुश हैं, क्योंकि केजरीवाल का तो एक ही बात होता है कि मेरे वजह से लोग खुश है, बाकी सारी दुनिया दुखी है। अब वहां के लोगों को पूछिए वो केजरीवाल से कितना खुश है, वही बता पाएंगे। दिल्ली वाले लोग भी अब एहसास हो ही रहे हैं, वो लोग भी समझ ही रहे हैं। तो 13 सीट यहाँ की और 1 चंडीगढ़ की, ये तो निश्चित तौर पर लोग चाहते हैं कि आगे भी ये खुश रहे, इसीलिए इस पर आम आदमी पार्टी को ही चुनाव लड़ना चाहिए। पंजाब की जनता ये कहती है। तो जब पंजाब की जनता पंजाब के सभी सीटों पर तुम्हारी बात करती, तो कांग्रेस से गठबंधन की बात काहे कर रहे हो भाई? फिर कांग्रेस को क्यों दबाव में ला रहे हो? क्यों उसके समय खराब कर रहे हो? आज क्यों जाकर के उसे मिले या मिलने का टाइम दिया? दिल्ली में तुम्हारी हैसियत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 7 सीट पर कब्जा किया और आगे भी 7 सीट उसके आने के आसार है। तो तुम करेगा दिल्ली में 4 और 3 पर बात कर लेंगे। मतलब जहां स्थिति में थोड़ा डमाडोल होने वाली है, वहां पर हम बात कर लेंगे, और जहां पर थोड़ी बहुत भी गुंजाइश की बू आपको आ रही है, वहां पर आप चर्चा नहीं करें। तो फिर गठबंधन धर्म कहां हुआ? फिर इस गठबंधन में ईमानदारी कहां हुआ? साउथ वाले आपको टिकने नहीं दे रहे, वो कह रहे कि मैं अपना हूं, गठबंधन हो जाएगा। मित्रों देखिए, मेरा अपना मानना है कि गठबंधन की अगर बात हो रही है तो उसमें ईमानदारी हो, और गठबंधन में ईमानदारी तब तक नहीं दिखेगी जब तक यह खबर आता रहेगा कि ये फलाना वाले ने फलाने जगह से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो जब घोषित कर दिया तो गठबंधन किस बात का? मतलब यह है कि घटक दल अपने अपने उम्मीदवार को घोषित करके अपने अपने साझेदारों पर दबाव बनाना चाह रहे हैं। मतलब कहा उन दोनों सभी लोगों को मिलकर के मोदी पर दबाव बनाना चाहिए था, तो मोदी को वो अनकंटेस्टेड छोड़ दे रहे, अपने में ही दबाव बना रहे। मैं बार बार अपने समाचार चैनलों पर भी बोलता हूं, तो बोल रहा हूं, आपके इस चैनल पर भी मैं ये बात बोला हूं कि आप लोगों ने 1 by 1 किया तो पूज्य योगी आदित्यनाथ की विराट लोकप्रियता और उसके वर्चस्व वाला इलाका मऊ में भाजपा हार गई। एक बार आपने 1 to 1 किया, लेकिन उस जीत से आपने कोई सबक नहीं ली, और फिर 3 राज्यों में आपस में लड़ मरे, और स्थिति क्या हुई? भाजपा की सरकार। अब भाजपा की सरकार बन जाने के बाद भी कुछ सुधार होता हुआ आप में प्रतीत नहीं हो रहा है, और राष्ट्रीय चुनाव में आप एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। मतलब गठबंधन धर्म में कहीं कोई नहीं है, बेमतलब दिखावा है। एक मतदाता होने के नाते मैं यही कहूंगा। वैसे मेरा अपना मानना है कि जिस तरह की सरकार की मूवमेंटो चल रही है, देश दुनिया में जो हमारी स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए इस सरकार को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ काम अभी अधूरा हो गया है। आपको एक छोटा सा बात बताऊं, सिंपल एक बात। कहा जाता है कि कई बातों के लिए ना शब्द की जरूरत नहीं होती, बिना शब्द के ही मैसेज चला जाता है। देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप में सिर्फ एक बैठ करके फोटो खिंचा लिए। एक रेत में आधी धसी हुई कुर्सी थी, उस पर बैठे, कुछ टाइप पर कुछ टाइप किया, और एक वीडियो में बयान जारी किया कि लक्षद्वीप की सुंदरता देख करके लग रहा है कि दुनिया के लोगों को यहाँ आकर के समय बिताना चाहिए। सिर्फ ये एक बयान ने मालदीव की रात की नींद उड़ा दी, क्योंकि मालदीव जब से नई वाली सरकार मालदीव में आई है, तब से वो चाइना फर्स्ट की राग अलाप रही है। चीन को निगलने की आदत है,
वो जिस तरह से अजगर निकलता है उस तरह से निकलता है। श्रीलंका का हरवन टोटा दरगाह उसका उदाहरण है, या जहां जहां भी उसने आधा नेपाल निकल चुका, पाकिस्तान का कई हिस्सों पर कब्जा है, सीपेक के माध्यम से पूरा पाकिस्तान उसके कर्जे तले दबा हुआ है। वह दिन दूर नहीं जब आपको सुनने को मिलेगा कि पाकिस्तान अपने आप को चीन के हाथों बेच दिया। यह अभी खबरें आ रही है क्योंकि इतना ज्यादा कर्जे में है कि चीन का कर्जा वो चुका नहीं पाएगा, तो कहेंगे कि तुम अपने जर जमीन और जोर दो, हमको हम उसको ले रहे हैं। इन सब स्थितियों में चीन ने मालदीव को पैसे के बल पर उसको प्रभावित करने का प्रयास किया और वो नया वाली सरकार प्रभावित हो गई। जो भारत मालदीव के निर्माण में अपना स्रोत लगा दिया, मालदीव में आज जो भी चीज एक एक ईंट दिख रही है वो भारत की है। सुनामी के बर्बादी के बाद भी सबसे पहले भारत ने हाथ बढ़ाया, बल्कि मैं कहूंगा कि सिर्फ भारत ने हाथ बढ़ाया। आज भी 5 लाख की आबादी वाले मालदीव में 3.5 लाख भारत से लोग जाते हैं, तब जाकर उसकी अर्थव्यवस्था दौड़ती है। इस स्थिति में मालदीव को लगा कि भाई लक्षद्वीप पर प्रधानमंत्री का यह फोटो हमको आंख दिखाना है, और उन्होंने आप सिर्फ बोल दिया। मोदी यही चाह रहे थे, क्योंकि मोदी का मालदीव के नए नेतृत्व का चीन फर्स्ट के उद्देश्य से वो भी चाह रहे थे कि कुछ मैसेज दिया जाए। अब चूंकि कूटनीतिक स्तर पर बयानबाजी तो कहीं नहीं जा सकती कि आप चीन के साथ मत जाओ, वो उसकी संपूर्णता है, उसकी मर्जी है जिसके साथ जाए। तो मोदी जी कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने एक लक्षद्वीप को, लक्षद्वीप पहली बार तो बना नहीं, लक्षद्वीप तो तब से है जब से मालदीव है, मालदीव के पहले से लक्षद्वीप है, लेकिन लक्षद्वीप को कोई भाव नहीं देता था। और लक्षद्वीप की सुंदरता को ना तो किसी भारत की सरकार ने सराहा, ना वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने सराहा। आज प्रधानमंत्री का सिर्फ एक बैठ करके वहां फोटो खिंचवा लेना और एक वीडियो बयान देने से आज देख रहे हैं कि मालदीव में 3 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया। और मेक माई ट्रिप का सीईओ का बयान आया कि हमने वो सारे टिकट कैंसिल कर दिए हैं, क्योंकि एक दिन में 15,000 टिकट कैंसिल हुआ। तो फिर हमने कहा कि हम बीच में फंस जाएंगे, इसलिए हम बुकिंग ही नहीं ले रहे हैं। एक और ट्रेवल एजेंसी, जो बड़ा ट्रेवल एजेंसी, नाम भूल रहा हूं उसका, उसने कहा कि भाई हम तो अब कोई ट्रेवल ले ही नहीं रहे हैं और हम लोगों से अनुरोध करते कि आप मालदीव जाइए। इनमें जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी वो लगी मुंबई गटर रूट के भाड़ों की। पहली बार भाड़ों ने कोई बढ़िया काम किया जिसकी मैं दिल से तारीफ कर रहा हूं। बाइकाट मालदीव को उन्होंने इंडोर्स किया और बकायदा वीडियो किया, ट्वीट किया और कहा कि हम भारत के प्रधानमंत्री के साथ हैं और हम मालदीव के जगह लक्षद्वीप में जाकर के छुट्टियां मनाएंगे, और इससे बहुत ज्यादा असर हुआ। मित्रों, पहला ऐसा नेता है जिसका एक फोटो ने एक दूसरे देश की नींद चुरा ली है। ऐसे नेता को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि ये नेता कंटिन्यू करे अगले साल तक, अगला कार्यकाल तक, क्योंकि उसे भी और भी काम करना है। इसके पहले किसी भी प्रधानमंत्री की एक तस्वीर ने दूसरे देश में खलबली नहीं मचाई है। वो हमारे इस प्रधानमंत्री वो पोटेंशियल है, तो इसको बने रहना चाहिए। लेकिन मैं यह भी नहीं चाहूंगा कि इस प्रधानमंत्री के सामने कोई कंपटीशन ना हो, क्योंकि शुद्ध लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र के लिए आपके सामने कंपटीशन का होना बड़ा जरूरी है। और वैसे भी अगर आपके सामने कंपटीशन नहीं तो आप लापरवाह हो जाएंगे, अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका बेस्ट तभी निकलेगा जब आपके सामने प्रतिद्वंदी आपके मुकाबले से भी ज्यादा मजबूत हो, तभी आप अपना बेस्ट दे करके उसको छकाएंगे, उसको हराएंगे। और जब आदमी अपना बेस्ट दे करके निकलता है तो उसे संतुष्टि मिलती है और परिणाम सुखद और लाभप्रद होता है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि 141-45 करोड़ वाले देश के जो हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी हैं वो लापरवाह ना हो, वो हमेशा अपना बेस्ट देने का प्रयास करें, और वो बेस्ट तभी देने का प्रयास करेंगे जब सामने प्रतिद्वंदी मजबूत होगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि मोदी जी अपना बेस्ट पर ध्यान लगाएं, तभी जब प्रतिद्वंदी मजबूत होगा। और यहाँ कोई प्रतिद्वंदिता ही नहीं दिख रही है तो मोदी लापरवाह हो जाएंगे, और एक लापरवाही वाला नेता इतने बड़े देश को नहीं संभाल सकता, यह मैं जरूर जानता हूं। इसलिए मोदी मजबूती से काम करें, अपना बेस्ट इस देश को दें, वो इस देश के काम आएगा। इसीलिए आप जो कथित गठबंधन है, जिनको लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं, मैं तो कह रहा हूं कि मतलबी गठबंधन है। लेकिन कोई भी गठबंधन हो, ये मजबूती से गांठ बांध करके रहे, तभी जाकर के लोकतंत्र का फायदा है, देश का फायदा है। मैं इस उम्मीद से कि आप अपने अपने अहंकार को अपने अपने घर छोड़ के आएंगे और गठबंधन के हित में निर्णय लेंगे जो हमारे देश के हित में होगा, तभी जाकर के आपके होने का मतलब होगा। नहीं तो मोदी ही हैं और मोदी आएंगे ही।
आप बेमतलब छटपटा रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।